ऑसिलेशन में आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज मेकिंग ऑसिलेशन। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल इज मेकिंग ऑसिलेशंस। ये उसकी मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन से दोनों तरफ ऑसिलेट करता है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका होता है उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। एट एनी टाइम इट्स डिस्प्लेसमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होते जाता है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, if this displacement is termed as y, then this y is given as a sin omega t. What is omega? Angular frequency of oscillation. अच्छा, और एक चीज याद रखिए, what is omega t? मैथमेटिक्स में हम इसको कहते हैं this is argument of sine. Argument. फिजिक्स में हम इसको कहते हैं ऑसिलेशन के चैप्टर में दिस इज फेज ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। ये उसका फेज है। हमने क्या पढ़ा है? फेज किस भाषा में होता है? फेज एंगल की भाषा में होता है। ठीक है। जब टाइम, ये वाले टाइम की हम वैल्यू रखते हैं तो देखिए इसका कन्वर्शन कैसा होता है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज फेज ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन द टाइम इज t by 8. When the time is t by 8, then what is phase of the oscillation? The answer is phase of the oscillation is omega t. Omega की वैल्यू क्या होती है? 2 pi upon t। और इसके साथ अभी मैं t की वैल्यू क्या बता रहा हूं? t by 8. So let's put it t by 8। कितना आया? 5/4। ये फेज की वैल्यू है। इस तरह से फेज की वैल्यू निकाली जाएगी जब आप t को किस भाषा में रखेंगे? t की भाषा में। तो इस तरह से ये जो साइन के बाद, कॉस के बाद, इमीडिएट बाद ये जो एंगल के लिए लिखा होता है, ये चीज क्या होती है? फेज। ये क्या चीज है? एंगुलर वेलोसिटी। ये आपको याद रखना है। और ये पूरा फॉर्मूला किसका है? डिस्प्लेसमेंट का। इस टाइम पर जब यहां से यहां तक y डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो वेलोसिटी के आपने दो टर्म्स पढ़े हैं। क्या क्या है बताइए? a ओमेगा cos ओमेगा t। और इसी को हमने कन्वर्ट किया है y की भाषा में। वो कितना था? ओमेगा 1 माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ना क्या था जरा देखिए? a स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस y। ये हम लोगों ने किसके लिए बनाया था? वेलोसिटी इन रिलेशन टू डिस्प्लेसमेंट। ओके। इसी तरह से एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का टर्म क्या था? इसको फिर से डिफरेंशिएट किया और ये क्या बन गया? माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। और y के टर्म्स में इन दोनों को मिलाकर y बनाया गया तो ये क्या बन गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर y। दिस इज एक्सेलरेशन। यहां पर इस पर फोर्स कितना लग रहा है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर y। दिस इज द फोर्स एक्टिंग व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज y। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज होते जाता है इसलिए हर पॉइंट पर फोर्स चेंज होते जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक इस पर जितना काम हुआ है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है तो कितनी होगी? फिर से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड अगेंस्ट ए फोर्स।
then some work has to be done on it. That work converts into its potential energy. फिर से एक बॉल को ऊपर ले गए हैं, हम सब जानते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh. डेफिनेशन में फिट करिए, देयर इज ए फोर्स mg, देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द फोर्स h. हाउ मच इज द वर्क डन, mgh. यही क्या बन गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी. तो हमने मेथड क्या बनाया, फोर्स लीजिए, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए. जितना वर्क आएगा, अगर हम उस बॉल को यहाँ छोड़ देंगे, उस स्प्रिंग को खींच के छोड़ देंगे, तो वही वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में. यहां से जब ये ऐसे जा रहा है तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, m ओमेगा स्क्वायर y. ये इस पर फोर्स लग रहा है. ओके, कब ये फोर्स तो बदलता रहेगा, तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमने वही मेथड लगाया जो पहले भी हम लोग काइनेमेटिक्स या डायनामिक्स में लगा चुके हैं. हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट y. At displacement y, the force is m omega square y. डायरेक्शन इस तरफ है. ओके, for a small displacement dy, अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dy करेंगे, वो dy इतना छोटा है कि उसके दौरान फोर्स नहीं बदलता, तो हम वर्क को कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये रहा फोर्स और इसके साथ डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वर्क डन आएगा, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन क्या लिखेंगे, dw. ये dw कितना होगा, m ओमेगा स्क्वायर y dy. दिस इज फोर्स डन, द वर्क डन for a small displacement dy. Now what will be the work done for a total displacement y? So that work done कैसे निकालेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे. This will be work done और ये आ जाएगा, इसका m is constant, omega is constant. इंटीग्रेशन ऑफ y dy कितना होता है, y square divided by 2. तो ये आ गया वर्क डन. इसका मतलब यहां से हम यहां तक ले गए, हमको कितना वर्क करना पड़ा, m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 2. इतना वर्क करना पड़ा. तो ये वर्क कहां चला गया हमारा, दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी. ओके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन गई. अब ये यदि पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, देन वी कैन राइट इट u. दिस वर्क डन converts to potential energy. So U is equal to, ये है 1, ये है 2, half m omega square y square. This is formula for potential energy. ठीक है, इसको नोट करिए. This is derivation of potential energy of a particle making oscillation. ये पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट y के टर्म में है. क्या हम इसको t के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? यहां से पार्टिकल ऑसिलेट करता है, यहां तक कुछ टाइम बीता होगा, t/8, t/6. तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो इस फॉर्मूले से पता नहीं चलती, क्योंकि इसमें y है, t नहीं. तो y को t में कन्वर्ट करिए, ये सबको आता है. y इज इक्वल टू y, ये रहा. तो y की ये वाली वैल्यू रख देते हैं. नाउ आवर फॉर्मूला इज कन्वर्टेड इनटू t. तो पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एंड दिस विल बी a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t. Let me write it again. Equal to half m omega square a square sin square omega t. ये है पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज y. ये है पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द टाइम इज t. एक दूसरे का ट्रांसलेशन. तो
Okay. Now we will see what is our derivation for kinetic energy. Now for kinetic energy का फॉर्मूला आपको मालूम है, that is half mv square. Okay. Kinetic energy, let's write it here. काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी. वी की वैल्यू यहां से लेंगे और दो फॉर्मूले लिखिए. एक बार वी स्क्वायर टी के टर्म में लीजिए और एक बार वी स्क्वायर वाई के टर्म में लीजिए. बस पहले वाई वाला ले लेते हैं, वहां भी पहले वाई वाला लिया था, तो वी स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर. ये रूट हट गया, ए स्क्वायर माइनस वाई. दूसरी बात इसके टर्म में लेते हैं. हाफ एम वी स्क्वायर के लिए फिर से हमने लिया ए हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. तो ये है काइनेटिक एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द टर्म्स ऑफ टाइम. अब इसमें भी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, इसमें साइन और कॉस आए. अगर इसके इक्वेशन में साइन और कॉस आते हैं तो हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? दिस इज ए हार्मोनिक फंक्शन. सो ये भी कैसा करे, एनर्जी भी ऑसिलेट होगी एंड देयर विल बी ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस फॉर एनर्जी. ओके, अभी हम उसका ग्राफ बनाएंगे बाद में. ये एनर्जी हो गई. नाउ एट एनी टाइम व्हाट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी? टोटल मैकेनिकल एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी दोनों को ऐड कर देंगे. ये होती है PE प्लस KE. अगर दोनों y वाले टर्म को लीजिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों को ऐड करेंगे. हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई. तो वाई स्क्वायर कैंसल हो गया, क्या बचेगा? इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए. ये हो गई टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट y. y डिस्प्लेसमेंट पर इतनी मैकेनिकल एनर्जी होती है. पर इसमें एक बड़ी चीज है, वंडरफुल, देखिए इसमें y नहीं है. अगर इसमें y नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ y. इसका ये मतलब है y की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतनी ही रहती है. कितनी रहती है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. फिर से अगर टाइम वाली टर्म को आप ऐड करते हैं, टाइम वाली टर्म को ऐड करिए. हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों से कॉमन निकला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ये हमने इसको टोटल किया. अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. कितना हो गया? 1. साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज 1, इसलिए यहां पे 1 आया. वी नीड नॉट राइट इट. तो ये हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. सेम. इसका मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी को y से t से कोई फर्क नहीं पड़ता. हर लोकेशन पर हर टाइम पे मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है. टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट. m is a constant, omega is a constant, amplitude is a constant, therefore half m omega square a square is a constant.
So total mechanical energy is constant. It remains constant and it is independent of displacement and T. It is independent of displacement y and time t. टोटल मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन y और t के साथ कौन कौन बदलता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ओके, फिर से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब हम उस चीज पर आते हैं जो हम पिछली क्लास में प्रैक्टिस कर रहे थे कि जब एक ऑसिलेशन होता है तो किस लोकेशन पर क्या चीज मैक्सिमम होती है। ये मीन पोजीशन है। ओके, ये ऑसिलेशन हो रहा है, ये यहां पर इसकी मीन पोजीशन है। मीन यहां से इधर आया, ये y डिस्टेंस है और y डिस्टेंस पर ये सब हमने एनर्जी के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पहले देखते हैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी PE। PE का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी। कल जो आपने ऐसा चार्ट बनाया था, अगर उसके नीचे जगह है तो उसी में लीजिए, नहीं तो इसको फिर से फ्रेश लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन में, हाँ अब इधर ध्यान दीजिए, मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। मीन पोजीशन में y कितना होता है? 0। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। y को 0 करिए। व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन? 0। एक्सट्रीम पे जाकर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? a। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। कितने डिस्टेंस पे? y डिस्प्लेसमेंट। और ये कहां है? एक्सट्रीम। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि ये y की मैक्सिमम वैल्यू है। तो दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और अब आप देखेंगे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। कहां पर? एक्सट्रीम। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? एट विच पॉइंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट द पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी at extreme. Okay, all the energy is potential energy at extreme point. अब जब ये इस तरफ आएगा तो y की वैल्यू -a रखेंगे। -a का स्क्वायर भी a स्क्वायर होता है। so this is again half m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों साइड और ये पोटेंशियल एनर्जी बीच में 0। अब काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। ओके, फिर से पोटेंशियल एनर्जी का एक छोटा सा क्वेश्चन। एट विच लोकेशन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम? एक्सट्रीम। वेयर इट इज मिनिमम? एट मीन पोजीशन। ओके, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट डिस्टेंस y। यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर देन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये कहां पर है? y डिस्प्लेसमेंट पे। अब शुरू करते हैं। मीन पोजीशन पर कितनी होगी? मीन पोजीशन पर कौन 0 होता है? y 0 होता है। ये y को 0 कर दिया। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a। एक्सट्रीम पर आइए। एक्सट्रीम पर y की वैल्यू कितनी होती है? 0। सॉरी, y की वैल्यू a। अगर y की वैल्यू a रखेंगे यहां पर तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम में कितनी हो गई? 0। अगर इसकी जगह हमने -a रखा तो -a का स्क्वायर भी क्या होता है? +a स्क्वायर। इस a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा एंड अगेन दिस विल बिकम 0। ओके, इट इज वेरी ऑब्वियस। एक्सट्रीम में वेलोसिटी 0 होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी।
तो एक्सट्रीम में काइनेटिक एनर्जी 0, बीच में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, बीच में पोटेंशियल एनर्जी 0 और एक्सट्रीम में मैक्सिमम। अब अगर हम एडिशन करेंगे, यहां पर दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए। यहां पर ऐड करिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहां ऐड कर दीजिए एट एनी पॉइंट हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों को ऐड किया एक हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए। सो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ oscillating particle do not change throughout the oscillation. नोट कर लीजिए, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल do not change throughout the oscillation. ये हमने यहां पर प्रूफ किया। ओके, ये हम पहले भी यहां प्रूफ कर चुके हैं। सो दिस वाज एनर्जी। ग्राफ्स इन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन की जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ऑल दीज वेलोसिटी, ऑल दीज क्वांटिटीज आर चेंजिंग विद टाइम। जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे ये क्वांटिटी भी बदलती जाती हैं। इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा है, कहीं इसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है और कहीं इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। तो ये मैग्नीट्यूड कैसे वेरी करता है टाइम के अनुसार, इसका हम एक पिक्चर बनाते हैं और उस पिक्चर को क्या बोलेंगे, ग्राफ। सो ग्राफ इज बेसिकली ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इक्वेशन। और ग्राफ से कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि वो पार्टिकल उस लाइन में चलता है, इट इज नॉट देयर। हमको ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए। दिस शोज वेरिएशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। तो पहले ग्राफ हम लेते हैं y का, और उसके बाद बारी बारी से दूसरे ग्राफ लेते हैं। इसके लिए हम पहले टाइम, x एक्सिस पर टाइम लेंगे और उस टाइम को डिवाइड करते हैं। क्या किया, इस ग्राफ पेपर में वर्टिकल कॉलम हमने 4 बनाए, ये टाइम पीरियड शो करेंगे। रादर ये 4 मिड पॉइंट हम लेते हैं, इस तरह से इसको स्टार्ट करते हैं। यहां से हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे और ये लाइन क्या शो करती है, टाइम इज इक्वल टू 0 एंड फेज इज इक्वल टू 0। यहां से ऑसिलेशन स्टार्ट होता है। हमारे लिए ये ऑसिलेशन यहां पर है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहां पर t किसके बराबर होता है, 0। यहां पहुंचेगा तो t/2, फिर यहां आएगा 3/4t और यहां पहुंचेगा तो t। इसी तरह से फेज की बात करेंगे तो यहां पर फेज कितना लेना है, फेज 0। यहां पर फेज कितना हो जाएगा, π/2। नहीं, मैंने कुछ गलत लिखा। t is equal to 0, here t is equal to t/4। फिर यहां पर आएगा तो दिस इज t/4, यहां लौट के आया t/2, फिर यहां पर लौट के आया 3t/4 और फिर यहां से ऐसे लौट के गया ये। तो ये कितना हो गया, टाइम t। ये t का रोटेशन है, ऑसिलेशन। और उसके बाद फेज का ऑसिलेशन कैसे होगा, फेज में चेंजेस, यहां पर फेज 0, यहां पर फेज π/2, फिर यहां से यहां आएगा तो ये कितना हो जाएगा, π/2 एंड π/2 दैट इज इक्वल टू π। यहां पर आएगा तो फेज कितना हो जाएगा, 3/2 π। फिर यहां से यहां लौटेगा तो यहां पर फेज फिर कितना हो जाएगा, 2π। तो पाई वाली भाषा किसको दिखाती है, फेज को। कैपिटल टी वाली भाषा टाइम पीरियड को। ओके, ये ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। जब ये ऐसे ऑसिलेट होता है तो इसके पास ये चारों क्वांटिटी हैं। इन चारों क्वांटिटी के ग्राफ देखिए कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ग्राफ डिस्प्लेसमेंट y is equal to a sin omega t। When the time is equal to 0, then what is the displacement? ये चीज है y और ये वाला जो एक्सिस है, ये एक्सिस है टाइम। हर एक
ओके अगर ये y है ये टाइम है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 तो यहां पर 0 रखिए, कितना हो जाएगा 0, साइन 0 इज 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट 0। ओके उसके बाद टाइम इज इक्वल टू t/4 रखिए, आपकी इच्छा है, फेज को π/2 रखिए, आपकी इच्छा है, फेज को रखेंगे शॉर्टकट होगा क्योंकि फेज किसकी वैल्यू देता है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी को π/2 रखिए 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा साइन 90 कितना होता है 1, तो y किसके बराबर हो गया a के बराबर। सो व्हेन टाइम इज t/4 फेज इज π/2 देन y इज इक्वल टू a, यहां पर हमने a का मान लिया, ये हाइट किसके बराबर मान ली a के बराबर, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। फिर तीसरा पॉइंट पाई, अब आप बनाते जाइए, साइन पाई कितना होता है, कितना कौन पढ़ा था मैथ्स आप लोगों को, साइन पाई नहीं मालूम है, साइन पाई 0, साइन 180 इज 0। ओके उसके बाद 3/2 पाई 270, हाउ मच इज साइन 270 -1, तो ये -1 को जब हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू -a, सो दिस विल बी -a, यहां पर आ जाएगा -a। फिर से आगे बढ़े 2 पाई जब फेस होगा 2 पाई फेस होगा अगेन इट इज 0 एंड इट इज 0। ये हमको मिला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 पॉइंट मिले। अब इन पॉइंट्स को हमने मिलाना है, मिलाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, हम इसको ऐसा सीधा भी मिला सकते हैं, ऐसा भी मिला सकते हैं, ऐसा भी मिला सकते हैं, कैसे मिलाएंगे, तो उसके लिए हम इक्वेशन को फिर से देखते हैं। ये एक बड़ी छोटी सी चीज है, मैथमेटिक्स की है, पर अगर आप इसको समझ लेंगे तो बहुत अच्छा है, आपको समझ में आ जाएगा कि साइनोसाइडल कर्व क्या होते हैं। साइनोसाइडल वो कर्व होते हैं जो साइन या कॉस से बनते हैं। इसमें y इज इक्वल टू a कब होगा, जब साइन की वैल्यू 1 होती है, और y इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब साइन की वैल्यू 0 होती है। साइन 0, एंगल की वैल्यू 0 होती है, तो साइन भी 0 हो जाता है। लेकिन जब एंगल बढ़ता है, जब फेस बढ़ता है, तो y की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन उसका बिहेवियर अलग तरह का होता है। इस बिहेवियर को मैं यहां बनाता हूं और उसको आप ध्यान से देखिए। ओमेगा टी फेस है, ओमेगा टी जो फेस है, ओमेगा इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ओमेगा टी एंगल है, तो हम ऐसा करते हैं, शुरू में इसका एंगल था 0, 0 से बढ़ के हो गया 30, 30 से बढ़ के हो गया 60, 60 से 90, 90 से 120। ओके, ज्यादा हमको जरूरत नहीं है। अब हम यहां पर लेते हैं y की वैल्यू। जब ओमेगा टी 0 है तो y की वैल्यू 0 है। जब ओमेगा टी 30 है, 0 से 90 के बीच हमने इसके 3 पार्ट कर दिए, 1, 2 एंड 3। 3 बराबर बराबर हिस्से हैं, तीनों को टाइम कैसा लगेगा, एक समान टाइम लगेगा, क्योंकि तीनों में कितना घूमना है, 30, 30, 30। ठीक है, ये बात समझ में आती है, टाइम तीनों में बराबर लग रहा है। ओके, अगर टाइम बराबर लग रहा है तो इस टाइम को हम जानते हैं, ये टाइम कितना होगा, यहां से यहां तक आने का टाइम होता है, यहां से यहां तक आने का टाइम t/4, इसके 3 हिस्से कर लीजिए, ये हो गया टाइम कितना, t/12। अगला टाइम भी कितना, t/12। अगला टाइम भी कितना, t/12। t/12 में 30 डिग्री घूम जाएगा, t/12 में 60 और t/12 में 90, यहां पहुंच गया t/12, t/12, t/12। अच्छा, अब देखिए, जब पहला t/12 बीतता है, फेस 30 डिग्री होता है, तो y की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होती है, यहां हमने रखा sin 30, sin 30 इज 0.5, तो 0.5 इंटू a कितना हो गया, y इज इक्वल टू 0.5 a।
अब 60 रखिए, जब ये 60 डिग्री घूम जाएगा, टाइम t/12 और बीत जाएगा, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। √3 कितना होता है? 1.7। 1.7 का हाफ कर दिया 0.85 अप्रोक्सीमेटली, तो ये कितना हो जाएगा? 0.85 ये। फिर t/12 टाइम और बीता, अगला 30 डिग्री भी घूम गया, बराबर बराबर बराबर। अब 90 में साइन की वैल्यू 0, तो सॉरी 90 में साइन की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? यस 1.08। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये क्या चीज है? y। अब ये बताइए, पहले t/12 1/3 रोटेशन में y, ये y कितनी दूर चला? कितनी दूर चला? 0 से चल के 0.5, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आया? 0.5। दूसरी बात, उतने ही टाइम में, उतने ही डिग्री घूमने से y कितना आगे बढ़ा? 0.35। तीसरी बार, उतने ही टाइम में वही 30 डिग्री घूमने से कितना आगे बढ़ा? 0.15। यानी शुरू में ये कैसा चल रहा था? फास्ट। तो t12 में कितनी दूर चला गया? 0.5। दूसरी बार 0.35 दूर गया, तीसरी बार 0.15 दूर गया, चौथी बार तो गया ही। अब फिर यहां निकालेंगे 120 का कितना आ जाएगा? दैट इज 0.35। फिर से स्लो हो जाएगा, लेकिन उसको अभी हम नहीं ले रहे, अभी हम सिर्फ इतना ही ले रहे। तो इसका ये मतलब है कि जो इसका y है वो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं बढ़ता है। पहले 1/3 टाइम में तेजी से बढ़ता है, अगले 1/3 टाइम में स्लो बढ़ता है, अगले 1/3 टाइम में और स्लो बढ़ता है। तो इसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? देखिए, यहां से यहां तक का टाइम है t/4, इसके हमने 3 टुकड़े कर लिए, ये 3 टुकड़े। जब ये एक टुकड़ा बीतेगा तो y कितना हो जाएगा? हाफ a के बराबर। यानी यहां से यहां तक इसको पहुंचना है, इसमें से आधा डिस्टेंस इसने कब तय कर लिया? जब टाइम कितना बीता? 1/3। आधा टाइम नहीं लिया, कितना टाइम लिया? 1/3। सिर्फ 1/3 टाइम, यानी t/12 में ही ये कहां तक पहुंच गया? 0.5 में, यहां पहुंच गया। अगले 1/3 टाइम में, पहले तो इतना पहुंचा 1/3 टाइम में, अगले 1/3 टाइम में सिर्फ कितना उठा? अगले 1/3 टाइम में कितना उठा? 0.35। ये 0.35, 0.5 से 0.35 कम होगा। और अगले 1/3 टाइम में कितना उठेगा? 0.15, छोटा सा। अब देखिए ये ग्राफ कैसा आएगा। इसको हमने इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। पहले तेजी से ऊपर उठा, फिर थोड़ा कम उठा, फिर और कम उठा। ये ग्राफ ये इस तरह से। अब जब हम उल्टा चलेंगे 120, 150, 180, तो ये अपने आप को ट्रेस बैक करेगा और ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये हमारी शेप इसकी इस तरह की बनी। और फिर और आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये ऐसा बनेगा। ये ग्राफ बना किसका? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में आप देखते हैं ये शेप सीधी नहीं है, ये सर्कल का हिस्सा नहीं है, ये पैराबोला नहीं है। तो ना तो ये स्ट्रेट लाइन है, ना पैराबोला है, ना सर्कल है। ये क्या है? इसको कहेंगे साइनोसाइडल ग्राफ। यानी हमने किस पर डिपेंड होके बनाया है? साइन की वैल्यू पे डिपेंड होके बनाया है। ठीक है, इसकी अलग ही शेप रखती है और पूरी फिजिक्स में आपको ये वाला इक्वेशन ही काम करना है। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, ऑसिलेशन पढ़ेंगे, वेव्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, हर एक में साइनोसाइडल वेव ही काम आएगी, क्योंकि हर एक में इसी पर रिलेटेड ही इक्वेशंस आपको मिलेंगे। इसलिए ये शेप को आपको समझना जरूरी है कि ये शेप ऐसी क्यों बनी। ठीक है, तो अभी समझ में आ रहा है शेप ऐसी क्यों बनी।
क्योंकि साइन जब इंक्रीज होती है तो टाइम कितना इंक्रीज हुआ, 1/3 यानी t/12, लेकिन y कितना बढ़ जाता है, 0.5। इसलिए पहले 1/3 में 0.5, अगले 1/3 में 0.35, उससे अगले 1/3 में 0.15। तो शुरू में साइन तेजी से बढ़ती है, 0 से 30 डिग्री तक साइन कहां पहुंच गई, 0.5, जबकि एंगल कहां पहुंचा, सिर्फ 30। अगले 30 डिग्री में जब एंगल बढ़ता है तो साइन कितनी बढ़ती है, 0.35। फिर अगले में फिर 30 बढ़ता है एंगल, तो साइन कितनी बढ़ती है, सिर्फ 0.15। तो साइन पहले तेजी से उठती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, पहले तेजी से उठेगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इसलिए ये कर्व ऐसा हो जाता है। समझ में आया कि ये शेप सीधी क्यों नहीं होती, ये इसलिए टेढ़ी होती है, और ये एक स्पेशल शेप है। इस शेप का नाम ही क्या है, साइनोसाइडल कर्व। ओके, सो दिस इज a sinusoidal curve between y and time, displacement and time। ये ग्राफ बना लीजिए, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ये इसका एम्पलीट्यूड है a। ओके, अगला भी ऐसा, उससे आगे भी ऐसा, उससे आगे भी ऐसा। सो दिस इज ऑसिलेशन, दिस इज ग्राफ ऑफ ऑसिलेशन, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम लेते हैं ग्राफ फॉर वेलोसिटी, और अब आप फटाफट समझ जाएंगे वेलोसिटी में भी क्या आता है, कॉस। शुरू करिए, t की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू क्या होगी, 1, v किसके बराबर हो गया, a ओमेगा, फुल वैल्यू a ओमेगा। तो यहां पर हमने लिखा वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t। इसमें ये क्या चीज है, एम्पलीट्यूड, ये क्या चीज है, दिस इज हार्मोनिक टर्म, एम्पलीट्यूड हार्मोनिक टर्म, इसको क्या बोलते हैं, फेज। ये क्या चीज है, एंगुलर वेलोसिटी। सो वेलोसिटी एट टाइम t इज गिवन बाय दिस। ओके, बार बार रिपीट करेंगे, आपको याद हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, और इसको हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन के पहले जितने कांस्टेंट होते हैं ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं, एम्पलीट्यूड। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना, a, इसका एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का a ओमेगा स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ ma स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू इतनी, v की मैक्सिमम वैल्यू इतनी, a की मैक्सिमम वैल्यू इतनी, p की इतनी, a की। तो इसको एक नजर देखने से इक्वेशन को आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो उसके लिए नजर कहां डालना है, सामने एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन ही क्या है, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये वेरिएबल है, ये मैक्सिमम वैल्यू। और साइन क्या करता है, साइन 1 और 0 के बीच वैरी होता रहता है। तो इस मैक्सिमम को काट के छोटा करता जाएगा, फिर फुल कर देगा, फिर छोटा करेगा, फिर फुल कर देगा। इस तरह से हार्मोनिक फंक्शन बनाता रहता है। किसको काटता है, एम्पलीट्यूड। इस तरह से ये हार्मोनिक फंक्शन पूरा बनता है। ओके, अब हम इस पे आते हैं। तो शुरू में v की वैल्यू कैसी मिलेगी हमको, a ओमेगा, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये है a ओमेगा। ओके, दिस इज a ओमेगा, और ये वाला है माइनस a ओमेगा। ये पहला पॉइंट मिला। उसके बाद यहां आ जाइए π/2, π/2 रखिए, cos π/2 इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0। बताइए ये कहां पर है, यहां पर π/2। तो π/2 के पास आके वेलोसिटी क्या हो गई, 0। हमने यहां π/2 रखा, ये 0 हो गई। ग्राफ में 0 यहां पर आएगा, हाइट इज 0। अब आगे बढ़ते हैं, पाई टाइम t/2, पाई टाइम t/2 फेसेस पाई। यहां पर पार्टिकल पहुंच गया है, जब यहां पहुंच गया इसको हमने पाई रखा, cos पाई इज इक्वल टू -1। तो ये क्या हो गया, माइनस a ओमेगा, और यहां पर हमने किया माइनस a ओमेगा, माइनस a ओमेगा। फिर से 3/2 पाई रखा, 270 डिग्री। पार्टिकल यहां पर है, फेस कितना है, 270 डिग्री। 3/2 पाई cos 3/2 पाई इज इक्वल टू 0। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0।
उसके बाद 2 पाई रखा, तो 2 पाई रखने से फिर से क्या हो गया, +1, सो दिस इज अगेन +1 प्लस ए ओमेगा। अब हमारा ग्राफ, चूंकि ये भी वही टर्म है साइनोसाइडल, इसका भी कर्व का नेचर वही है, तो ये हम इसका कर्व बनाएंगे इस तरह से। ये इसका कर्व है, वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर ऑसिलेशंस, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और एक चीज याद रखिए, कॉस के कर्व और साइन के कर्व दोनों की पहचान क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइन के कर्व 0 से स्टार्ट होते हैं, क्यों? साइन 0 क्या होती है, 0। कॉस के कर्व हमेशा ऊपर से स्टार्ट होंगे, क्यों? क्योंकि कॉस 0 क्या होती है, +1, इसलिए यहां से स्टार्ट होगा। तो जैसे ही आप किसी साइनोसाइडल कर्व को देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये साइन का फंक्शन है या कॉस का फंक्शन है। दूसरी भाषा में ये साइन का फंक्शन है या साइन 90 माइनस थीटा का फंक्शन है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा ही क्या होता है, कॉस। ठीक है, तो है दोनों साइनोसाइडल कर्व, दोनों में फेज डिफरेंस है। कितना फेज डिफरेंस है, π/2। ठीक है, तो ये π/2 फेज डिफरेंस होता है, तो साइन ही कॉस बन जाती है। इसलिए दोनों कर्व एक ही होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ओके, तो ये इसका कर्व बन गया। अब हम लेते हैं एक्सेलरेशन का कर्व ए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है -a ω² sin ωt, -a ω² sin ωt। साइन ओमेगा टी का कर्व हम जानते हैं, ये रहा साइन ओमेगा टी का कर्व। कहां से स्टार्ट होता है, 0 से लेके, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज छोटी सी आपको याद रखनी है, ये वाली π/2 रखिए उसमें और वैल्यू बताइए। π/2 इज 90 डिग्री, यहां आप 90 रखिए, क्या वैल्यू आएगी, माइनस। तो 0 में तो 0 आया, अगली वैल्यू प्लस आने वाली है कि माइनस, ये याद रखना है। तो ये कर्व यहां से स्टार्ट होगा, पर ऊपर नहीं जाएगा, कहां जाएगा, नीचे। और ये वैल्यू क्या है, -a ω², यहां पर +a ω²। ये फिर यहां से ऐसा, फिर जब 3/2 पाई रखेंगे तब ये आएगा प्लस। जब 3/2 पाई रखेंगे तो ये होगा -1, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो a बन जाएगा प्लस, तो ये आ गया प्लस। और उसके बाद 2 पाई रखने से फिर से 0, एंड नाउ दिस इज द कर्व। ओके, ये बन गया एक्सेलरेशन का कर्व। और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, a ω²। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड a ओमेगा, y का मैग्नीट्यूड ओनली a। अब उसके बाद हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, यहां तक हो गया सबका। करते हैं पहले पोटेंशियल एनर्जी में वैल्यू रखते हैं 0। अगर 0 रखा तो ये क्या हो गई, 0। सो दिस इज 0। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एंड दिस इज π/2 रखिए, π/2। जब यहाँ π/2 मीन्स 90 डिग्री रखेंगे तो ये साइन हो जाएगी, साइन 90 इज 1, और ये कितना हो जाएगा, ½ ma² ω²। पॉजिटिव है इसलिए हमने यहां बनाया हाफ। ये वैल्यू या एम्पलीट्यूड कितना रखा, ½ ma² ω²। किसका ग्राफ बना रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, उसके बाद अगला फेज कौन सा आया, t/2 टाइम पर पाई। यहां से ऐसे लौट के आया t/2 टाइम पर पाई।
जब पाई फेस होगा तो पाई इज 180, 180 में साइन 180 की वैल्यू 0, तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0 एंड इट विल बिकम 0। अब इससे अगली चीज इंपॉर्टेंट है समझने की, दैट इज 270 डिग्री यानी 3/2 पाई। 3/2 पाई की साइन की वैल्यू क्या होती है? आंसर है -1। 3/2 पाई यानी 270 डिग्री, साइन की वैल्यू -1 नीचे आएगा परपेंडिकुलर। जब ये -1 होगी तो उसका स्क्वायर करिए +1, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस हाफ ma² ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये एनर्जी का ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। फिर से कितना हो गया प्लस, और फिर जब वैल्यू 2 पाई आएगी तो फिर 0, ये वाला प्लस। तो इसका ग्राफ कैसा बना? ऐसे, और यहां से फिर से ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ 2। ये स्क्वायर के कारण फिर से वही चीज कॉस स्क्वायर में, उसके काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ma² ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। दिस वाज साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हाफ ma² ओमेगा स्क्वायर। ओके, शुरू करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0 रखिए, टी की वैल्यू ओमेगा टी 0। अगर ओमेगा टी 0 होगा तो वैल्यू क्या होगी? हाँ, विल इट बी 0? हाफ ma² ओमेगा स्क्वायर। दिस इज ए पॉजिटिव वैल्यू। तो जब टाइम 0 होता है तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? हाफ ma² ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, नो कॉस स्क्वायर, हाफ ma² ओमेगा स्क्वायर। ये स्टार्टिंग वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू टाइम इज 0, फेस इज 0, पोजीशन कहां है पार्टिकल की बताइए? मीन पे कि एक्सट्रीम पे? नो, उसको देखिए, t इज इक्वल टू 0 कहां है? मीन पे। फेज इक्वल टू 0 कहां है? t इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। तो जब मीन पोजीशन पर होती है तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? मैक्सिमम। दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहां उसके बाद अगला आएगा π/2। π/2 में cos की वैल्यू 0 होती है, सो दिस विल बी 0। उसके बाद नेक्स्ट आएगा पाई। पाई में वैल्यू होती है -1, लेकिन -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1, सो दिस विल बी अगेन प्लस कॉस स्क्वायर में ये प्लस हाफ ma² ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी यहां पे। ये स्क्वायर इसको कभी भी माइनस नहीं होने देता, इसलिए ये प्लस ही रहेगा। ये आए, और उसके बाद फिर ये वैल्यू आएगी, फिर ये वैल्यू आएगी, एंड वी गेट कर्व लाइक दिस। नेचर वही रहेगा कर्व का, साइनोसाइडल कर्व। स्टार्टिंग पॉइंट बदल जाएंगे इस तरह से। तो ये किसका कर्व बना? काइनेटिक एनर्जी का। तो ये पांचों कर्व आपको याद रखने हैं, ठीक है? कर्व फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसमें ध्यान दीजिए, ये दोनों स्टार्टिंग 0 है क्योंकि दोनों साइन कर्व है, लेकिन एक में ऊपर जाता है और एक में नीचे आता है क्योंकि एक्सीलरेशन के सामने नेगेटिव साइन होता है। एक्सीलरेशन इज -ω²y, दैट मींस इट इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है।
यानी उल्टी डायरेक्शन में होता है, इसलिए इनके ग्राफ एक दूसरे से उल्टे रहेंगे। ओके, तो ये ग्राफ और ये इनके इंप्लीकेशन ये आपको याद रखने हैं। और इसके साथ ही आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, अगर ये साइनोसाइडल कर्व है तो यहां पर फेस कितना है, π/2, यहां फेस कितना है, राइट। ये चीज आगे पूरे 2 साल तक आपको जरूरत पड़ती रहेगी। यहां फेस कितना होता है, राइट, यहां फेस कितना होता है, ये पक्का याद रखिए, ये आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया और वो ग्राफ ये, इसका स्टार्टिंग फेस पता है 0, ठीक। ये ग्राफ बनाया, इसका स्टार्टिंग फेस बताइए -π/2, करेक्ट ना, नॉट -π/2। ये वाला पॉइंट, ये इसके इक्विवेलेंट, और ये कितना फेस है, 3/2π। तो ये कितना लेना है, इसका फेस 3/2π। ये आपको पहचानना आना चाहिए। फिर से देखिए इस चीज को, ये 2 ग्राफ हैं, इन दोनों में फेज डिफरेंस बताइए। भाषा सुनिए, फेज डिफरेंस बताइए। फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक खड़ी लाइन खींचते हैं, वो क्या कर देती है, दोनों का टाइम एक समान। यहां पर हमने कर दिया दोनों का टाइम एक समान। इसका फेस अभी कितना है, 0, इसका फेस कितना है, आपने याद किया हुआ है कि क्रेस्ट ऊपर वाले पॉइंट का फेस कितना होता है, तो इसका स्टार्टिंग फेस कितना है, फेस डिफरेंस π/2 - 0, कितना हुआ फेस डिफरेंस। सो इफ आई टेल यू देयर आर 2 ऑसिलेशन, one has this graph, other has this graph, what is the phase difference between the two? तो आपका आंसर क्या होगा, π/2 is the phase difference। अब देखिए दूसरा हम ऐसे बनाते हैं, अब फेज डिफरेंस बताइए। यस, 3/2π, क्योंकि इसका फेज कितना है, 3/2π, और इसका कितना है, सो 3/2 - 0 = 3/2π। हम क्या करते हैं, फेज डिफरेंस के लिए पाई एक पार्टीशन मान के उसके दोनों तरफ आधा आधा, 0 to π और π to 2π, ऐसे 2 सेक्शन बना लेते हैं। अब हम ये बोलेंगे, भाषा सुनिए, दिस ऑसिलेशन इज एडवांस्ड बाय 3/2π कंपेयर टू दिस। दूसरी भाषा, दिस ऑसिलेशन इज लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम दिस ऑसिलेशन बाय ½ π। ये यहां पर इसका फेस कितना है, सॉरी यहां नहीं, ये यहां पर इसका फेस कितना है, इसका यहां पर कितना फेस है बताइए। यहां का फेस 0 होता है। जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई ग्राफ ऐसे उठने लगता है तो यहां फेस क्या होता है, 0, ये उठने लगा, फेस क्या है 0, ये उठने लगा, फेस क्या है 0। ये 0 कितनी देर बाद आएगा, कितने फेज के बाद आएगा, 9। देखिए ये पिछला 0 था, ये पिछला पाई था, ये पिछला 3/2π, और यहां पर क्या आ जाएगा 2π। 2π मतलब फिर से फेज क्या हो गया 0, तो यहां 0 है, इसका 0 यहां है, इसका 0 यहां है, तो कौन सा 0 पीछे, कौन सा 0 बाद में आया, तो आंसर है ये बाद में आया। पहले ये 0 बना, फिर ये 0 आया, कितना पीछे है ये इससे, तो आंसर है यहां से यहां कितना है
हाफ पाई। यहां से यहां कितना हो चुका है? हाँ, टोटल साइकिल कितना होता है? 2 पाई। उसके हमने 2 टुकड़े किए, यहां से यहां तक कितना है? 3/2 पाई। यहां से यहां तक कितना है? हाफ पाई। तो हम ना दोनों भाषा यूज कर सकते हैं कि ये वाला ऑसिलेशन इस ऑसिलेशन से, इसको देखते हुए हम बोलते हैं कि ये 3/2 पाई आगे चल रहा है। या दूसरी भाषा हम क्या बोल सकते हैं कि इससे ये हाफ पाई पीछे चल रहा है, इससे हाफ पाई पीछे चल रहा है। कैसे? ये इस टाइम पर देखिए, इस टाइम पर ये ऑसिलेशन का फेज कितना? इस टाइम पर इसका फेज कितना? 0। एक ही टाइम है, एक ही टाइम पर इसका फेज π/2, इसका फेज 0। तो ये इससे पीछे है। कितना पीछे है? π/2। समझ में आता है? तो ये आपको आगे पीछे वाली बात सोचनी है। हम आगे पीछे वाली बात में पाई तक कैलकुलेशन करते हैं, उससे बड़ी नहीं करते। अगर उससे बड़ा हो जाए तो हम आगे शब्द को हटा के पीछे शब्द यूज कर लेते हैं। ठीक है? जैसे आपसे पूछा जाए टाइम कितना हुआ है, तो हम कहते हैं 9:10, 9:20, 9:30। लेकिन जब ये 30 मिनट पार कर जाता है तो हम 9:50 नहीं कहते। क्या कहते? 10 बजने में 10 मिनट कम, 10 बजने में 20 मिनट कम। क्यों? आधे घंटे के बाद वो किसके नजदीक हो गया? 10 के नजदीक हो गया। उसी तरह से जब फेज डिफरेंस π/2 है तो ठीक है, π/2 है, पर अगर उससे कम है तो हम बोलेंगे ये आगे है, और उससे ज्यादा है तो बोलेंगे पीछे है। 2-4 बार करेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन ये याद रखिए, अगर मैं इन दोनों वेव्स को पूछता हूं कि इनमें फेज डिफरेंस कितना है, तो आप कैसे निकालोगे? एक टी वाली लाइन खड़ी खींचोगे, किसी एक में वो लाइन 0 में जानी चाहिए। ये 0 से हमने ये लाइन खींच दी, इसमें क्या आया? π/2, ये आ गई। सो दिस ऑसिलेशन इज फॉरवर्ड बाय π/2। ये क्या चीज है? फेज डिफरेंस। अगर 2 पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं इस तरह से, उसमें फेज डिफरेंस निकलता है। यहां पर देखिए, ये टाइम पीरियड सबका हमने एक लाइन बनाई, इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? π/2। ये 0 है तो ये 90, π/2। ओके, इसमें और इसमें फेज डिफरेंस बताइए, सोचिए सोचिए। ये कौन सा हिस्सा है जहां से ऐसा ऊपर जाता है? फेज कितना होता है? 0। ये कौन सा पॉइंट है जहां पर ऐसे नीचे जा रहा है? नीचे कब जाता है? पाई। तो ये फेज कितना है? पाई। ये फेज कितना है? 0। व्हाट इज द फेज डिफरेंस? पाई। 0 नहीं बोलिएगा, 0 बोलेंगे तो पोजीशन तो एक ही है, फेज एक नहीं है। ये ऊपर जा रहा है और ये पॉइंट नीचे जा रहा है। ऐसे एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, ये क्रॉस हो रहा है। पोजीशन भले एक है लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग है। जब ऐसा होता है तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? पाई। पोजीशन भले एक ही, तो इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में कितना फेज डिफरेंस होता है? पाई का। देखिए ये कितना है? π/2, जबकि ये पोजीशन कितनी होती है? 3/2 पाई। कितना डिफरेंस आ गया? पाई। तो पूरे में पाई डिफरेंस ही मिलेगा जहां भी जाएंगे। इस कर्व में और इस कर्व में फेज डिफरेंस कितना है? 1 पाई। इसमें और इसमें फेज डिफरेंस कितना है? हाफ पाई, π/2। ऐसे ही हम π/4 डिफरेंस वाले कर्व भी बना सकते हैं। अब फेज डिफरेंस थोड़ा सा समझ आ रहा है? एक टाइम की लाइन खींचेंगे, आप क्या देखेंगे कि ये जो दोनों ऐसे बराबर थे, आगे हो गए या पीछे हो गए। आगे या पीछे होने से हम क्या बोलेंगे? इनमें फेज डिफरेंस है। और अब फेज डिफरेंस को पढ़ना हमको आता है। एक टाइम की लाइन खींचेंगे, दोनों के फेज दिख जाएंगे, जो बड़ा है उससे छोटे को माइनस कर देंगे, बस उससे पता लग जाएगा अच्छा कौन आगे है कौन पीछे है। ये चीज एक्चुअली वेव में आएगी, कौन सी वेव आगे है कौन सी पीछे, पर मैं आपको बता सकता हूं। किसी एक के क्रेस्ट से ऊपर वाले पॉइंट से लाइन खींची, ये लाइन खींचा, दोनों के क्रेस्ट को देखिए, ऊपर वाले ये पॉइंट को ये पॉइंट को, ये है ऑसिलेशन 1, ये है ऑसिलेशन 2। बताइए किसमें क्रेस्ट पहले बना?
सेकंड। देखो ये जब 0 है तो ये कितना है, ये ऑलरेडी π/2, ये 0 है, ये कितना है π/2, तो ये वाला आगे। इन दोनों को देखो ना, दो लहरें जा रही हैं, किसकी ऊंची लहर आप तक पहले पहुंच रही, यहां से देखो कौन पहले पहुंचेगा, नीचे वाले, वो फॉरवर्ड। एनीवे ये वेव में फिर से आएगा, फिर से हम क्लियर करेंगे। अभी हम सिर्फ क्या क्लियर कर रहे हैं कि ऑसिलेशंस में फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा कर्व हुआ, आज हम लोग यही तक करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेशंस वो अगली क्लास में करेंगे।